पेपर टू एसएसटी पीवाईक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराऊंगा, ताकि आप सभी को पता चल सके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यह वीडियो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा सीटेट एसएसटी में कुल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन कंटेंट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आते हैं। वहीं 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को मात्र एक वीडियो में आप सभी को कराऊंगा, और ये भी आपको बताना चाहूँगा जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा उन सभी क्वेश्चन से अन्य प्रकार के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आए हैं या बनने लायक होंगे या महत्वपूर्ण जानकारी उनसे जुड़ी होगी, वो भी आपको बताऊंगा, ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को कर सको। ठीक है ना। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में शरद ऋतु के संबंध में ABC पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है शरद ऋतु यानी कि जब सर्दी का मौसम पड़ता है उससे रिलेटेड। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। यह बात गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून किसको बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों बोलते हैं वर्षा ऋतु को, है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम नहीं। दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है यह आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है, इसलिए तीनों आपके गलत दिए गए हैं। राइट आंसर फोर्थ विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था शरद ऋतु से संबंधित, यहाँ पर आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इस दौरान सर्दी के दौरान क्या होता है, सर्दी के मौसम को मानसून के लौटने का समय भी कहा जाता है। इस दौरान क्या होता है, जो पवनें होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो खाड़ी की ओर बहती हैं, है ना, स्थल से खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो शरद ऋतु यानी कि मानसून के लौटने का समय यहाँ पर आपको बताया गया है मानचित्र में। देखो ये बीच वाले क्या है दोस्तों, ये है पवनें। पवनें किस ओर जा रही हैं, तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, जो मानसून लौटने का समय होता है, जिसको दोस्तों शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इतना मैंने आपको बताया। और एक और महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। ठीक है ना। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। किस ओर बहती है? स्थल की ओर बहती है। यहाँ पर चित्र में भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून में जो पवनें होती हैं ये बंगाल की खाड़ी से जाती हैं, है ना, बीच में जाती हैं, स्थल की ओर अरब सागर से भी जाती हैं। तो ये मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है ना, ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद अपने साथ नमी भी लाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में क्या है, समुद्र है और इधर है अरब सागर। तो ये नमी लाएगी ना, स्थल की ओर लाएगी, बीच में भारत है, तो यहाँ पर ये अपने साथ नमी को लाती है। और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब भारत में वर्षा होती है। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम बोलते हैं। ये सारी जानकारी आपको कहाँ पर मिलेगी? नोट्स में आपको मिलेगी। स्क्रीन पर आपके मोबाइल नंबर शो होने लगा होगा। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हो मिनिमम प्राइस में। ठीक है ना। तो नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसी से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। जो पवन होता है ना, ये किस ओर बहता है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है, इसलिए आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वर्षा होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है तमिलनाडु, आंध्र में इस मौसम में वर्षा होती है। क्यों होती है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन क्या करती है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है ना, वो मैंने आपको कराया। यहाँ पर था शरद ऋतु के बारे में। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो तीनों कथन अभी मैंने आपको जस्ट कराए थे ना, ये तीनों कथन किससे रिलेटेड थे? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से रिलेटेड थे, ना कि शरद ऋतु से रिलेटेड थे। अगर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा ऋतु या वर्षा का मौसम करके दे दिया जाता तो यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाते। तो ये क्वेश्चन भी आपको सारे के सारे सोल्व मिल जाएंगे। नोट्स की यही खासियत रहने वाली है। जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना
बहुत सारे लोगों ने इन नोट्स को ले लिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन तरह तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सारा कंसेप्ट एक ही जगह पे समझा देता हूँ। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर जो होता है, इसकी प्रमुख विशेषता यह है, अंतरिक्ष से किसी भी प्रकार का कोई भी उल्का पिंड आता है तो मध्य मंडल में आने पर वो जलने लगता है, यानी कि जल जाता है। और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है सिर्फ और सिर्फ मध्य मंडल में। अगर मैं क्षोभ मंडल की बात कर लूँ, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम से रिलेटेड सभी प्रकार की घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, ओला, बारिश, ये सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ठीक है ना। वहीं समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है जो कि परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाने की सारी कंडीशन पाई जाती है। हवाई जहाज यहाँ का जो समताप मंडल होता है ना, ये मौसम से मुक्त होता है, इसलिए हवाई जहाज यहाँ पर उड़ते हैं। वहीं बाह्य वायुमंडल, जो बाह्य होता है ना, इसमें रेडियो वाली तरंगें परावर्तित होती हैं, इसलिए इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य सभी को यहाँ पर अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 5 परत के बारे में अच्छे ढंग से समझा देता हूँ ताकि बार बार आप लोग कंफ्यूज ना हो सको। वायुमंडल की संरचना देखो 5 परतों से मिलकर के होती है। सबसे पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, तीसरे पर मध्य मंडल, चौथे पे वायुमंडल और लास्ट में आपकी बहिर्मंडल होती है। तो पहली परत ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर तक। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी, तूफान इसी परत के अंतर्गत होता है। किस परत में, तो क्षोभ मंडल में होता है, आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। चलिए उसके बाद अगली बात कर लेता हूँ, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 55 मतलब कि 50 किलोमीटर तक, औसत 50 किलोमीटर तक। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। इसी कारण हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना अभी, जिसको मैंने आपको यहाँ पर कराया। उसके बाद बाह्य वायुमंडल, देखो इस परत को ताप मंडल भी बोलते हैं, थर्मोस्फियर जिसको बोलते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है बाह्य वायुमंडल। यहाँ पर ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो यह आयन मंडल या ताप मंडल, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं बाह्य वायुमंडल। और अंतिम परत रह जाती है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, है ना। सबसे अंतिम ऊपरी परत है, वायु की पतली परत है, हल्की गैसें हीलियम, हाइड्रोजन यहीं तैरती रहती हैं। तो 5 परतों के बारे में आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो यहाँ पर शो होने लगे होंगे, इसको मिलान करना था, एग्जाम में आया था। तो ओजोन परत किस में हो जाएगी, तो समताप मंडल में हो जाएगी। रेडियो वाली किस में हो जाएगी, तो बाह्य वायुमंडल में हो जाएगी। मौसम की घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। पतली वायु बहिर्मंडल यानी कि लास्ट में पाई जाती है। आपने क्वेश्चन देखा। और क्वेश्चन देखो, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। जी हाँ होती हैं, क्योंकि बादलों व मौसम से घटनाओं से मुक्त होता है।
तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध किससे होता है? सूर्य ऊर्जा के साथ होता है। देखो, जो सूर्य होता है ना, सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी क्या करती है? इनको रोक लेती है। पृथ्वी क्या करती है? इसको रोक लेती है। तो यही प्रक्रिया आपकी आतपन कहलाती है। आतपन का दूसरा नाम सूर्यातप भी कहलाता है, या सूर्यातपन के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की ऊष्मा को रोक लेती है, यही आतपन प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। यहाँ पर आपको करना क्या है? इसका मिलान करना है उचित विकल्पों के साथ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका मिलान आपको कर देना है। शंकुधारी जो वन होते हैं ये बहुत नरम काष्ठ वाले होते हैं। कैसे होते हैं? नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, ठीक है ना। वहीं जो शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं ये आपके दृढ़ कैसे होते हैं? दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है ना। और वहीं भूमध्य सागरीय वनस्पति आपकी कैसी होती है? सदाबहार वृक्ष महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिणी किनारों पर ये उगते हैं। वहीं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार होते हैं ये महाद्वीपों का पूर्वी किनारों पर उगा करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका मिलान हो जाएगा। पहले का मिलान किसके साथ होगा? शंकुधारी का होगा, नरम काष्ठ वाले, यानी कि ए का थर्ड के साथ जाएगा, है ना। उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति का होगा, बी का हो जाएगा चौथे के साथ, वी का चौथा, ठीक है ना। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। यहाँ पर कहता है दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, सही दिया गया है। सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते, सही दिया गया है। कथन कारण कह लो या दोनों आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसलिए थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य भी कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी आपको करा देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नोट्स में जानकारी आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट करके। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां, मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया था। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो सहारा रेगिस्तान आज का है, एक समय में ये हरा भरा मैदान था। क्योंकि यहाँ पर किस कारण से पता चलता है? यहाँ की चित्रकारी से पता चलता है। यहाँ के चित्रों में पाया गया है हाथी का चित्र, शेर का चित्र, बकरियों का चित्र, भेड़ों का चित्र, है ना, जो कि घास चरते थे। तो उस दौरान यहाँ पर घास भी उगती थी, यानी कि अच्छा मौसम हुआ करता था। उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है सारा रेगिस्तान की, है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आया करता है। यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैंने जस्ट यहीं पर पेपर में भी बताया था, है ना। दोनों आपके यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, जो कि नोट्स में भी नोट डाउन किया गया है। अगला देखो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के बारे में। आज का सहारा एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था, सही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म व कैसी है? शुष्क है, सही हो जाएगा। सहारा की रातें अत्यंत ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है, सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ये भी सही हो जाएगा। चारों यहाँ पर सही दिए गए हैं। ये सहारा की कुछ विशेषताएं मैंने बात बताई आपको। सहारा मरुस्थल से गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। ये दर्शाता थर्ड वाला, सारा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा है ना। तो सारा से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं दोस्तों। तो आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाना इन सभी चीज़ों को। यहाँ पर मैंने सहारा मरुस्थल के बारे में कंप्लीट जानकारी बताई है। तो सहारा जो है ये शुष्क प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान व विरल वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। देखो सहारा कैसा है? ये गर्म है। और लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है डॉल्फिन के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, जिनको पढ़कर आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती, सही दिया गया है। अलवड़ का मतलब क्या होता है? एकदम स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेश वाटर, मतलब कि स्वच्छ जल जो होता है, फ्रेश वाटर जो होता है,
उसमें ही डॉल्फिन पाई जाती है, वो भी गंगा और ब्रह्मपुत्र में। तो पहला कथन सही हो जाएगा। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, सही दिया गया है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ठीक है ना। तो इंडिकेट करती है कि हेल्थ ऑफ द रिवर, यानी कि स्वच्छ शुद्धता जल का पता चलता। तीनों आपके सही हो जाएंगे, पहला वाला राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है। तो बायोगैस किसका मिश्रण होता है, मिक्सर ऑफ, है ना। तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संसाधन के बारे में। तो संसाधन के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख लो। देखो, संसाधन, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता नहीं, ये तो गलत दिया गया है। कुछ संसाधनों का होता है। अगर यहाँ पर एक शब्द लिखा होता कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे संसाधन तो सभी होते हैं, जिनको उपयोग में लाओ वही संसाधन कहलाता है। जैसे मान लो कोई आपके आसपास की चीज है, कबाड़ वाली है, तो वो भी तो एक संसाधन है, लेकिन उसका मूल्य नहीं हो सकता है। वो कचरे में पड़ी हुई है तो उसका मूल्य थोड़ी ना होगा, लेकिन सभी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ये बात है। लेकिन कुछ ही संसाधन आर्थिक यानी कि जिनसे रुपए वगैरह कमाए जा सके, कुछ ही संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, बल्कि सभी का नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सभी का, इसलिए गलत हो जाएगा। समय, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। सेकेंड वाला सही दिया गया, पहला गलत है। तो पहला गलत है, बी सही है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, पहला ही वाला हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी सही है। इसको भी आपको संसाधन वाले टॉपिक में अच्छे ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो उसके नीचे और एक संसाधन वाला क्वेश्चन है, इनको भी आपको करा दूं तो तीनों को अच्छे ढंग से आपको समझा पाऊं। यहाँ पर है, देखो, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करो। देखो, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता परंपरागत। परंपरागत का मतलब आप लोग ले लेना अनवीकरण से, अनवीकरण। अनवीकरण का मतलब जिनका केवल हम लोग एक ही बार प्रयोग कर पाएं, दोबारा उसको उत्पन्न ना किया जा सके, ना ही प्राप्त किया जा सके, जो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, उनको अनवीकरण बोलते हैं। जो पुराने हो चुके हैं, जिनको एक बार ही यूज कर सकते हैं। देखो, खनिज तेल, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ईंधन को जलाने के बाद आप उस दोबारा कुछ नहीं कर सकते हो। प्राकृतिक गैस जो सिलेंडर आपके घर में रहता है, जिससे आप लोग भोजन बनाते होगे ना, उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा आपको लाना पड़ता है उसको, है ना, खत्म होने के बाद। खनिज तेल जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, है ना, इनको आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको बनने में ना टाइम कितना लगता है आपको पता होना चाहिए। लाखों वर्षों का टाइम लग जाता है ना इनको बनने में, लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्षों तक इनको बनने में टाइम लग जाता है। इसलिए इनको जीवाश्मी ईंधन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इनको हम लोग पुनः प्राप्त या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ, जैसे जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है ना, तो हम लोग इनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गई, इनको हम लोग दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को समुद्र में, सौर ऊर्जा को सूर्य से, जल विद्युत को जल से, है ना। तो ये आपके अपरंपरागत यानी कि नवीकरण के अंतर्गत आते हैं। आपको परंपरागत यानी कि अनवीकरण जो खत्म हो जाए वैसे बताने थे ना, तो वही मैंने आपको बताया, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और वर्गीकरण से मिलान करना है। कुछ भी नहीं है तो मिलान कैसे करना है, विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम। देखो, आपको कुछ भी ना मालूम हो, उद्गम, उद्गम के आधार पे दो होते हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब जिनमें जीवन हो, जैसे पेड़ हो गया, जीवन होता है, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, है ना। अजैव जो निर्जीव चीजों से बने होते हैं, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, ये आपके अजैव हो जाएंगे। वितरण, वितरण के मतलब कि बांटे हुए आधार पे, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक जो सभी जगहों पे व्याप्त हों, स्थानिक जो कुछ ही स्थानों पर मिलते हों। भंडारण, नवीकरण और अनवीकरण होते हैं। विकास के स्तर पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन होते हैं। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही मिलान यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है ना। तो संसाधन वाला कुछ आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। टॉपिक यहाँ पर मैंने खोल दिया, संसाधन एवं उनके प्रकार। नोट्स हैं आपके, इन नोट्स को आप ले भी सकते हो, है ना, बिल्कुल कम प्राइस में मिलेगा।
देखो, एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी संसाधन मूल्यवान होते, ये तो बात सही है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कुछ संसाधनों का, परंतु परीक्षा के क्वेश्चन में लिखा था सभी संसाधनों का। क्या लिखा था, सभी संसाधनों का लिखा था। और यहाँ पर लिखा है ना, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। शब्द भी आप ध्यान में दिया करो, क्या कुछ लिखा है या सभी लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है, बस क्लियर बात। जैसे धातु का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य का मूल्य नहीं होता है, उदाहरण भी दिया गया है। और आगे क्वेश्चन यहाँ पर था, समय और टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जिसको मैंने अभी आपको कराया था। संसाधनों का वर्गीकरण भी मैंने विकल्पी वाला क्वेश्चन यहीं से आपको कराया था। विकास व प्रयोग के स्तर पर वास्तविक संभाव, उद्गम, जय वजय, वितरण, सर्वव्यापक, स्थानिक, समाप्यता, नवीकरण, अनवीकरण। यहाँ पर भी देखो, इसको भी मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया है, आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हो। वास्तविक क्या होता है, जिनकी मात्रा तय हो चुकी हो, वो सब कुछ आपको यहीं पर मैंने समझाया है। और नवीकरण आप लोग समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते, इनमें कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ पर पड़ भी सकता है, जैसे जल, जल का अधिक उपयोग करोगे, जैसे जल आप प्रदूषित करोगे, मृदा को अधिक करोगे, मृदा आपकी अपरदित होगी, वन को अधिक काटोगे, है ना, इन पर प्रभाव पड़ता है। और अनवीकरण क्या होता है, जिनको बनने में लाखों टाइम लगता है, इनका भंडारण सीमित है। भंडारण एक बार खत्म होने के बाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों में बनते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे, है ना। का जैसे हिरण, वारय, सिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जानवरों की संख्या बढ़ी। ये बात बिल्कुल सही दी गई है दोस्तों। 12,000 साल पहले क्या हुआ था, भारत में कई क्षेत्र में गर्मी बढ़ी। गर्मी जैसे ही बढ़ी तो घास के मैदान बढ़े, जैसे ही घास के मैदान बढ़े तो घास को खाने वाले जीव जंतु भी बढ़े, जिनमें हिरण, वारा, सिंगा, भेड़, बकरी जो कि घास खाने वाले जानवर थे। दोनों बातें सही दी गई और सही कारण भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको जल्दी से जल्दी इन फटाक से सारे के सारे क्वेश्चन को कराता हूँ, सिर्फ यहीं पर आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। पुरा स्थल के बारे में देखो, पुरा स्थल वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, सही है। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। केवल लेवल हटाओ, ये बात गलत हो जाएगी। ये केवल जमीन के ऊपर, गलत। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी बात गलत। यहाँ पर आप लोग समझना, जो पुरा स्थल होते हैं ना, प्राचीन काल के जो खंडहर होते हैं, स्थल होते हैं, ये आपके देखो, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, नदी या समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा ये केवल जमीन के ऊपर, केवल के कारण गलत है। लेकिन ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं, समुद्र के, नदी या तल में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा कभी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए गलत है। तो केवल कौन बचेगा, पहला बचेगा ना, पहला वाला सही हो जाएगा, केवल और केवल ए, ओनली ए इज द राइट आंसर। अगला देखो, द हड़प्पन्स मेड, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे, सही दिया गया है। पहला तो हर हालत में सही होगा। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, पीला रंग का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, लाल वगैरह रंग वो इस्तेमाल कर लेते थे। लोहे का प्रयोग हड़प्पा में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लोहे का प्रयोग नहीं। तांबा और कांसे का प्रयोग हुआ है, किसका, तांबे का प्रयोग हुआ है और कांसे का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा के लोग कांसे और तांबे का प्रयोग किया करते थे। लोहे का प्रयोग तो वैदिक काल में हुआ, लोहे को आप लोग भूल जाओ, हड़प्पा काल में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो सी तो गलत हुआ ना, सी को हटा दो जिन जिन ऑप्शन में होगा। एडी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ना, एडी कौन, एडी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएंगे। सोने के बर्तन पाए गए हैं, सोने का इस्तेमाल होता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है, हूबहू क्वेश्चन। मैंने आपको एक बात हर बार बताई होगी,
आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम का टारगेट करोगे ना, उसमें आपको अवश्य रूप से सफलता मिलेगी। जैसे इस क्वेश्चन के जरिए मैं अन्य भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वही रहता है ना एग्ज़ाम में, बार बार थोड़ा बहुत आपके ऑप्शन में इधर उधर करेगा, क्वेश्चन में पूछने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज करेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर एक कोई महापाषाण की कब्र है, आप एक इतिहासकार हो, आपको कंकाल में बताना है कि कौन सा महिला का कंकाल है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया विधि होती है हड्डियों की संरचना, क्योंकि जो महिलाएं होती है ना, बच्चे को जन्म देने के बाद, एक बच्चे या शिशु का जन्म देने के बाद उनका जो कमर का हिस्सा होता है, जिसको कूल्हा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूल्हा बोलते हैं, कमर का हिस्सा पुरुषों की तुलना में चौड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, बड़ा कह लो या चौड़ा हो जाता है, आप सभी को पता होगा ना। महिलाएं जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चे को जन्म देने के बाद उनके जो कमर का हिस्सा होता है वो चौड़ा या बड़ा होने के कारण इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये महिला का कंकाल है, यानी कि हड्डियों की संरचना देखते हैं। पहला सही हो जाएगा। कंकालों के साथ मिले आभूषण, आभूषण कभी कभार तो पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती थी, इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन महिला है कौन पुरुष है। कंकालों के आकार से भी नहीं पता चलता है ये कंकाल बच्ची का है या बच्चे का है, क्योंकि छोटे बच्चे का कंकाल में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। कंकाल के साथ मिले खाना, ये कुछ भी नहीं, केवल ए सही होगा, ओनली ए सही होगा। इसको आपको अच्छे ढंग से करा देता हूँ। टॉपिक है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का टॉपिक है, उसी से यह क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको दिखाने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था कंकालों का अध्ययन कैसे करते हैं। अगर छोटा आकार का कंकाल है, बच्चे या बच्ची का कंकाल है, बीच में कोई फर्क नहीं पता चलता है कि बच्चे का है या बच्ची का है। और यहाँ पर है कैसे पता करें कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है। स्त्री का कैसे पता करोगे, स्त्री का पता करने के लिए हड्डियों की जांच, कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है हड्डी की जांच। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बस यही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको मैंने नोट्स में नोट डाउन किया है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन तो तमाम आए हुए हैं लेकिन मुख्य आपको कराता हूँ, ठीक है ना। देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, जो अभी मैंने कराया वो तो आया ही था। उसी के साथ एक महापाषाण समाधान में 2 कंकाल के अवशेष थे, दोनों कंकाल में से महिला का पता करने के लिए हड्डियों की संरचना देखनी पड़ेगी, है ना, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर है पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है, तो कूल्हा यानी कि कमर वाला हिस्सा बड़ा होता है, उसी से बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो बहुत बढ़िया बात है, निरंतर आप बने रहिए, अभी वीडियो बहुत आगे जाने वाली है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आपको बताना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में सभी को अनिवार्य है कमेंट में कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट में कमेंट क्या करोगे दोस्तों, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग कमेंट कर देना, आपका जिला का नाम क्या है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, जिले का नाम सभी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अति आवश्यक है। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। यहाँ पर आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 यही होता है, बढ़ते क्रम को ही आरोही बोलते हैं। तो पहले यहाँ पर कौन आएगा, वेदों की रचना, जैसे ऋग्वैदिक कालीन था, है ना, तो ऋग्वेद की रचना पहले हुई थी। उसके बाद महापाषाण कब्रें आई थी और उसके बाद इनाम गांव में निवास प्रारंभ हुआ था। उसके बाद चरक, चरक जो कि एक वैद्य थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही सीक्वेंस दिया गया, ABCD हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्टा में आपको बताना है। तो चलिए उल्टा करके आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अच्छे ढंग से समझना। जैसे आपको मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, आप मान लो कि नहीं आता है, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज़ कर लेना। आप लोग कैसे करोगे वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी की बात करी गई है। यहाँ पर की गई उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, सबसे पहले लोहे की शुरुआत होगी या उसके प्रयोग में बढ़ोतरी होगी या नगर में पहुंचेगा या आहत सिक्के बनाए जाएंगे। अब आप कहोगे सबसे पहले सिक्का आपका शुरू होगा, उसके बाद ही तो उसकी बढ़ोतरी होगी, तभी तो नगर में जाएगा, तभी तो आहत सिक्कों का निर्माण होगा।
अब आपको समझ में आया होगा। ए और बी में पहले कौन आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि उल्टा आपको बताना है, ठीक है ना। पहले इसमें से कौन आएगा, पहले आएगा आपका बी, बी के बाद आएगा ए, उल्टा बताना है। तो अब आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा बी, है ना, समझे आप लोग। ए बी आएगा, ए बी किस में दिया गया है, ए बी लगातार किस में दिया गया है, ए बी तो लगातार इसमें दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा आपसे पूछा, उल्टा लास्ट में जाएगा। अरिकामेरु पतन और संगम साहित्य की रचना जो कि दक्षिण भारत में हुई थी, ठीक है ना, ये लास्ट में जाएंगे। तो राइट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, सही है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, सही है। तो दोनों आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं, सही स्पष्टीकरण भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक ही लाइन से दोनों क्वेश्चन हैं। थर्ड वाला आपका राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे जुड़े भी क्वेश्चन आपको करा दूं, चलिए करा देता हूं। मित्रों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चोल मंदिर के बारे में यहाँ पर बताया है आपको। देखो, जो चोल मंदिर हुआ करते थे अपने आसपास बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल मंदिर की कांस्य प्रतिमाएं उत्कृष्ट थीं। प्रतिमाएं अधिकतर देवी देवताओं की थीं, परंतु कुछ प्रतिमाएं भक्तों के भी बनाई गई थीं, ठीक है ना। वहीं से यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था जिसको मैंने अभी आपको कराया। नोट्स में भी यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो, चोल मंदिर वाले रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, वही सब आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक ने जन्म सिद्ध, इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, है ना, अब सही है। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी, ये सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की मैंने क्लास कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था तवारीख या तारीख के लेखक क्या थे, जो उस काल का इतिहास लिखते थे। ये तारीखें या तवारीख क्यों लिखा करते थे, सुल्तान से इनाम पाने के लिए ये लालच बस लिखा करते थे, ठीक है ना। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जन्म सिद्ध थी और लिंग भेद थी। जन्म सिद्ध यानी कि पुरुष की ही यहाँ पर सत्ता चलेगी, इसलिए उन्होंने लोगों ने रजिया को हटवा दिया था शासन से। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, सारे लोग तो सहमत नहीं होते थे पर कुछ लोग सहमत होते थे। यहाँ पर ये गलत दिया गया है, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, वी गलत है। ए इज ट्रू बट वी इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, देखो वहीं से आया है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना पुरुषों जैसा नाम लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। तो यह किसने किया था, रुद्रमा देवी ने किया था, है ना, रुद्रमा, ठीक है ना, चिन्नमा रुद्रमा देवी ने किया था, तो ना कि रजिया ने किया था, इसलिए गलत है। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। पुरुषों को उन्होंने श्रेष्ठ बनाया और महिलाओं को उन्होंने नीचता दिखाई, ये बात सही हो जाएगी। केवल और केवल वी सही हो जाएगा, ए गलत है, वी सही है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह-ए-कुल, मैंने टॉपिक भी आपको कराया था अकबरनामा और सुलह-ए-कुल नाम से, है ना, वो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, ये बात सही हो जाएगी। इसमें क्या था, विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श, अकबर की समझ बनी। जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। दोनों सही दिएंगे, दोनों सही व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि जो अकबर था ना, इसने इबादत खाने फतेहपुर सीकरी में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। मौलवी को बुलाया, पंडित पुरोहित को बुलाया, पोप को बुलाया, ईसाई धर्म के पादरी को बुलाया था, सभी को बुलाया था। इसने सभी धर्मों की विचार विमर्श की बात कही, है ना। तो इसकी एक समझ बन गई, जो विद्वान होता है ना, धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देता है, वे अक्सर कट्टर होते हैं। यही उसने, मताधानता का मतलब होता है कि वो चीज़ स्वीकार नहीं करेगा। तो यही इसी कारण उसने
अकबर ने ना सुलह एक कुल यानी कि सर्वत्र शांति का विचार अपना लिया और शासन का सिद्धांत यही बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था। ज्यादा सरल नहीं हो गया था, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल श्रेणीबद्ध जटिल हो गया था। ये जटिल होना चाहिए, सरल नहीं बल्कि कठिन या जटिल हो गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये सही बात है। तो ए गलत है, बी सही है। कौन सा राइट होगा? सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का संघ बनाने का आह्वान किया, सही है। बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी थी। दोनों सही हो जाएंगे और सुनिश्चित भी करता है। क्या बात थी आपको पता होगा, मेरठ से विद्रोह 1857 का शुरू होता है और भारत के लोग बहादुर शाह जफर का समर्थन चाहते थे और ये सवेरे सवेरे ही दिल्ली में पहुंच गए और बहादुर शाह ने अपना समर्थन दे दिया। बहादुर शाह ने चिट्ठी लिख दी सभी शासकों को, ठीक है ना, तो रातों रात स्थिति बदल गई थी, वही है आपका यहाँ से। उसके बाद अगला है यहाँ पर, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बताना है, 3 इसमें आपके सही होंगे, एक गलत होगा, उसी को ढूंढ करके आपको बता देना है। तो बताता हूं मैं आपको। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करी, सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली थी, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए। इन्होंने पुराने श्लोक ऐसे ऐसे ढूंढे जो उनका समर्थन करते हों विचारों का। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, सही है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू के कारण गलत, इसने सभी धर्मों की बात कही थी। यहाँ पर लिखा है केवल हिंदू। शब्दों पर आप लोग ध्यान दिया करो, केवल लिखा है या सिर्फ लिखा है या सभी लिखा है, ठीक है ना, उसको दोहराया करो। ये गलत है, यहाँ पर गलत ही तो आपसे पूछा था, तो फोर्थ वाला गलत यहाँ पर हो जाएगा, यही राइट आंसर माना जाएगा गलत वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अगला, निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। देखो, मीडिया जो है उसका करेक्ट रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सही भूमिका मीडिया की, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, सही बात है। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं, इसमें नागरिकों का कुछ भला हो जाए उस उद्देश्य से होना चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए, सही हो जाएगा। ए एंड सी सही होंगे आपके। ए सी बी तो गलत हो गया ना, बी हटा दो जिन में लगा हुआ था, तो ए सी राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? नहीं वाला बताना है, जो उदाहरण ना हो रूढ़िवादी का। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, तो ये कोई उदाहरण नहीं है रूढ़िवादी का, ये तो सही हो जाएगा। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, अगर चाय का विज्ञापन है, ठीक है ना, तो एडवर्टाइजमेंट है टी ब्रांड का, तो उसमें चाय ही तो बनाएगी एक महिला, ये बात तो सही हो जाएगी। लिपस्टिक के विज्ञापन में महिला का मेकअप, लिपस्टिक से क्या होगा, मेकअप ही तो होगा, ये तो रूढ़िवाद हो जाएगी। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति के द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, ये भी रूढ़िवादी होगी, क्योंकि महिला गाड़ी जानती नहीं चलाना, ये तो रूढ़िवादी होता ही है, उसका पति उसको छोड़ेगा ऑफिस में। तो पहला वाला जो है ये नहीं वाला आएगा, नहीं के अंतर्गत। इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है ना, समझ गए होगे आप। चलिए आगे देखो, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया। अंटार्कटिका को बर्फों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फों का घर कहते हैं। यहाँ पर बर्फें जमी रहती हैं। यहाँ पर भारत का मैत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, यही शोध संस्थान यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला,
सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग इमेजिन कर लिया करो कभी कभार। कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, सौर मंडल से हम जैसे जैसे सूर्य से दूर होते हैं, हम जैसे जैसे दूर होते हैं का मतलब है कि पृथ्वी दूर होती है। ये रहा सूर्य, ये है सूर्य आपका ये वाला, इस प्रकार से, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। ये रही पृथ्वी, ये पहले पृथ्वी थी यहाँ पर, पहले पृथ्वी थी यहाँ पर, बाद में पृथ्वी आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये घूमेगी, अगर पास में होगी तो जल्दी चक्कर लगाएगी, पास में जैसे पास में थी तो ये चक्कर ऐसे ऐसे लगा लेती थी कम टाइम में। जैसे जैसे ये दूर जाएगी ना तो परिक्रमण की क्या होगी, अवधि बढ़ती जाएगी। अवधि क्या होती जाएगी, जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर होगी ना तो परिक्रमण की अवधि बढ़ेगी। जैसे आप मान लो, जैसे ये खंबा है, खंबे के पास में आप खड़े हुए हो, इसका चक्कर लगाओगे तो आप जल्दी जल्दी लगा लोगे। वहीं खंबे से आप लोग थोड़ा दूर हो जाओ तो उसको चक्कर लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर दूर हो जाओ, जैसे आप यहाँ पर आ जाओ तो टाइम लगेगा ना। तो वही समझाया मैंने, परिक्रमण करने की अवधि बढ़ेगी अगर पृथ्वी दूर होगी सूर्य से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ग्रामीण वाले लोग सभी इसको जानते होंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का नाम होता है एसएचओ। एसएचओ का मतलब स्टेशन हाउस अफसर, स्टेशन हाउस अफसर इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में क्या हुआ था, अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उसकी जमीन का जो हिस्सा होता है उसकी पुत्रियों को भी मिलेगा और पुत्रों को भी मिलेगा और उस पत्नी को भी मिलेगा। तो महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका के पास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। आदिवासी और दलितों को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। अगला, ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसको संघवाद के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में कितने स्तर की सरकार है आपको पता है, केंद्र स्तर की है, राज्य स्तर की है, फिर स्थानीय स्तर की, तो यही संघवाद कहलाता है। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करेगी। सामाजिक न्याय, प्रमोटेड टू सोशल जस्टिस, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, सही हो जाएगा। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, मिनिमम वेज एक्ट इनेक्टिंग, राइट आंसर दोनों आपके हो जाएंगे। तीसरा वाला बोथ ए एंड बी। उसके बाद अगला, नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पेडागोजी के, अब कैसे करोगे समझो। जैसे नई दिल्ली की वास्तु शैली की चर्चा कर रहे हो तो एक शिक्षक को किस पर केंद्रित करना चाहिए, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उनकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। फोर्थ वाला सबसे उपयुक्त आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट बात कही गई है। क्योंकि नई दिल्ली की जो वास्तु शैली चर्चा है, जो वास्तु शैली की जो चर्चा यहाँ पर की गई है वो ब्रिटिश महत्ता, क्योंकि दिल्ली की वास्तु शैली जो है वो ब्रिटिश लोगों से प्रभावित हुई है, वो यहाँ पर जानेंगे। और विस्मय का भाव कैसे पैदा करती है इसका भी। उसके बाद अगला देखो, इतिहास यानी कि द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विथ फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जो वर्तमान में भी ऐसी घटनाएं जिनकी चर्चा की जा सके, जो प्रासंगिक हों ऐसी घटनाओं की, ठीक है ना। भूतकाल में कैसे घटित हुआ याद करना तो गलत होता है, आपको पता है, कैसे घटित हुआ यह बताना ये भी गलत है। क्वेश्चन यहाँ पर है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका उद्देश्य होना चाहिए देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ावा देना, सही। विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सही।
सनसनीखेज खबर, ये तो गलत है कि ऐसी खबर फैला दो जिससे बच्चे वैसे हो जाए थोड़ा बहुत, है ना। बिल्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेंस, मतलब कि सनसनीखेज वाली खबर, ये तो गलत है। सी आपका जिन जिन में उसको सबसे पहले हटाओ, आप लोग हटा दो। पहला हटेगा, तीसरा हटेगा, चौथा हटेगा, दूसरा बचेगा। दूसरा वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। विद्यालय और अधिगम, बाहर की दुनिया को जोड़ना, विद्यालय और बाहर की दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पर पूछा समानता पर, यानी कि बच्चों के बीच आप एक शिक्षक हो या शिक्षिका हो तो चर्चा किस पर आपको करनी है, समानता पर करनी है। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सही दिया गया है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, सही दिया गया है। यानी कि सभी का सम्मान यहाँ पर शब्द आया है, इसलिए सही है, ठीक है ना। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, सही है। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, क्या हर तरह का अंतर जो होता है वो असमानता की ओर ले जाता है, बच्चों को यह समझाना चाहिए। नहीं, यह तो बिल्कुल भी नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि असमानता की बात करी गई है ना। यहाँ पर समानता की चर्चा करनी है, असमानता की ओर ले जाता है, गलत है। तो ए बी सी राइट होगा, डी गलत होगा। डी जिन जिन में लगा होगा वो यहाँ से हटेगा, तो राइट आपका बचेगा पहला वाला, जो कि राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। तो विविधता टॉपिक से यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ठीक है ना। तो विविधता, बच्चों को आपको क्या समझाना है, विविधता से संबोधित करना है या उस बच्चों को विविधता के बारे में बताना है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभिन्न संस्कृतियों के जुड़े उदाहरणों को कक्षा में शामिल करना चाहिए, सही दिया गया है। केवल, केवल शब्द आया है तो केवल तो आपका गलत हो जाएगा। बी को हटाओगे आप लोग, हटा लो, बी को हटा लो, हटा लो, बचेगा पहला वाला। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा ए एंड सी। पहला तो सही है, सी भी सही हो जाएगा। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। क्या है विद्यार्थियों के अनुभव, वो भी साझा कर सकते हैं। अगला, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, बल देना चाहिए। देखो, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल रहे। अगर आप लोग बच्चे, ऐसे बच्चों की पहचान करते हो जो फेलिंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, लर्नर्स जो हैं हु आर फेलिंग या जो असफल हो रहे हैं, तो उनके बीच में असमानता होगी, भेदभाव होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी किसी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, लेखन की क्षमता, आपको आकलन पर बल देना, सबसे उपयुक्त वाला बताना है। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखना तो गलत होता ही, आपको पता होगा। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन, सबसे उपयुक्त आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। और एक बात याद रखना, पेडागोजी में मैंने इतने वर्षों में जो अधिकतर राइट आंसर देखे हैं ना, कभी कभी जो लंबे ऑप्शन होते हैं जिनका उत्तर 2 से अधिक लाइनों में होता है बाकी ऑप्शन की तुलना में, तो कभी कभी वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। जैसे इसमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। देखो यहाँ पर कहता है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक। प्राथमिक यानी कि फर्स्ट जो सोर्स होते हैं ना, प्राइमरी सोर्स जिसको बोलते हैं ना, तो वह आपके सीधे सीधे यानी कि प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। आंखों देखा गया घटना का भूकंप, वो भी प्रत्यक्ष में आएगा। किसी व्यक्ति की आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, ये भी आपका प्रत्यक्ष में आएगा। द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीयक का मतलब होता है आंकड़े या डाटा इकट्ठा करना, किसी चीज़ को क्या करना, एकत्रित करना या उसको साझा करना या उसको एडिट करना या उसको संपादित करना, है ना। तो वही होता है द्वितीयक। जैसे हम जो कोई आपकी एनसीईआरटी की किताब है, कोई किताब ले लो आप XYZ, तो वो किताब आपकी द्वितीयक होती है। क्या होती है, द्वितीयक होती है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों ने मिलकर उस किताब को लिखा या अकेले किसी व्यक्ति ने उस किताब को लिखा है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करके लिखा गया है ना, इसलिए द्वितीयक हो जाएगी। C.A. बेली द्वारा लिखित इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया उस व्यक्ति ने
अपने अनुभव के आधार पे थोड़ी ना लिखी होगी, उसको स्रोत मिले होंगे तभी तो लिखी होगी। तो अगर कोई इतिहास की किताब की बात करे तो वो द्वितीयक में आएगी, ठीक है ना, क्या द्वितीयक में आएगी। जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में इसने जेम्स मिल ने किताब लिखी थी। 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। द्वितीयक बताना है। भारत का संविधान क्या द्वितीयक होगा। अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग क्या द्वितीयक स्रोत होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका क्या होगा, तो राइट जवाब आपका हो जाएगा पहला ही वाला, क्योंकि इतिहास की किताब की बात करी गई है, ये आपका द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। और वहीं जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी ना, इसने अपने अनुभव के आधार पर लिखी थी, इसलिए यह प्रत्यक्ष यानी कि प्राथमिक हो जाएगी ना। इसने तभी लिखी थी जब भारत गुलाम था, 1817 में इसने लिखी थी। भारत का संविधान द्वितीयक हो जाएगा क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के इसमें मत शामिल हैं। अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग द्वितीयक हो जाएगी। समझ गए होगे आप लोग। आगे, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। औपनिवेशिक भारत में, है ना, महिला शिक्षा की चर्चा करने के लिए तो सबसे उपयुक्त आपका यहाँ पर हो जाएगा रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, ये शायद बंगाली लेखिका थी। अगला, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। भूगोल यानी कि ज्योग्राफिकल जो पेडागोजिकल इश्यू होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। संसाधन संरक्षण आता है ज्योग्राफी में, विकास विस्थापन भी ज्योग्राफी में आता है। विविधता और एकता में जुड़ी चुनौतियां, ये तो आपकी पॉलिटिकल इश्यू हैं, यानी कि राजनीतिक प्रॉब्लम हैं, बल्कि आपको भूगोल की प्रॉब्लम बताना है ना कि राजनीतिक, तो ये तो गलत हुआ। मानव विकास भी कभी कभार भूगोल में ही आता है। सी को सबसे पहले हटाओ आप लोग, हटाओ हटाओ हटाओ। तो ए बी डी किसमें है भाई, ए बी डी आपके 4th में है, तो 4th वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम, न्यूनतम तो बिल्कुल ही गलत होता है, नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक पठन पर केंद्रित गलत हो जाएगा क्योंकि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नेगेटिव। व्याख्यान को सुनना गलत हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर है अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में। जैसे आपने कभी कभार किसी भी किताब को पढ़ा होगा या मैंने भी कई बार किताबों को पढ़ा है, तो लास्ट में एक्सरसाइज रहता है, लास्ट में यानी कि कुछ अभ्यास वाले प्रश्न रहते हैं अध्याय के अंत में। वे क्वेश्चन काहे के लिए दिए रहते हैं वो आपको बताना, उनका कारण क्या है। ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य तुलना विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, ये भी सही हो जाएगा। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो ये तीनों बातें आपकी क्या सही हो जाएंगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये अधिगमकर्ताओं की कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, ठीक है ना। तो सबसे उपयुक्त आपके ए और बी यहाँ पर हो जाएंगे। विस्तृत करता है, ये यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव आ गया ना, ए एंड वी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए एंड वी। चलिए आइए आगे बात कर लेता हूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, यानी कि द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, इसमें क्या है, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण है, सही है। संस्थाओं प्रक्रियाओं को ऐसे चिन्हित किया गया जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना, ये भी है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो क्या ये बात यहाँ पर सही होगी, तो ये तो सही बात है, ठोस यहाँ पर साबित किया गया है। और जो पॉलिटिकल की किताब है एनसीईआरटी की, उससे रिलेटेड है। संस्थाओं प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह के कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना है। कल्पना है, संविधान में कोई कल्पना की गई है, मतलब कि उतना उपयुक्त नहीं है यहाँ पर। ए और सी हो जाएगा, सेकेंड वाला। उसके बाद अगला, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से है। डॉक्टर अंबेडकर कोरेगांव जाते हुए तो उनके साथ भेदभाव किया गया था, वही अनुभव है ना। शिक्षक पूछते हैं कि आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। जी हाँ, बिल्कुल भेदभाव किया था। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं, अनुभवों की तुलना, क्योंकि अनुभव की ही बात यहाँ पर अंबेडकर ने बताई है, या परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो उस दौरान की परिस्थिति से बच्चे अनुमान लगा सकते हैं। क्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, जी हाँ दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला, बाजार विषय से बच्चों को बताना है कि बाजार क्या होता है। उसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप बच्चों को बाजार में घुमा दो, सबसे बढ़िया रहेगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ाओगे ये तो समझ में नहीं आएगा। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात के लिए आमंत्रित करना, यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे ऑप्शन में रहता बच्चों को मार्केट में घुमाना, बाजार में ले जाओ बच्चों को घुमाने के लिए, वो यहाँ पर राइट जवाब आपका हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दुकानदार समझा देगा ना बच्चों को, वही मान लिया जाएगा। अगर होता ऑप्शन में कि बच्चों को बाजार में ले जाना या भ्रमण कराना, तो वही राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का यहाँ पर कहता है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना। महरी चोखा, चोखा का कथन है, महरी चोखा का यह कहना। यह शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। एनसीईआरटी इतिहास की कक्षा 7 किताब की लाइन का क्वेश्चन है। चोखा मेला जो एक हुआ करता था ना, उसी की लाइन है भाई। तो यहाँ पर क्या समझाने की बात करेगी, यहाँ पर अर्थ निकालो सबसे पहले। चलो अर्थ निकालते हैं। यही है उस ईश्वर की महिमा, यानी कि ईश्वर की महिमा है, इसलिए दूषण है भीतर। दूषण मतलब दूषित है भीतर, दूषित है काया भीतर से, यानी कि शरीर जो काया है वो अंदर से कैसी है, दूषित है। इसमें कोई भ्रम ना रखना, इसमें आप कोई भ्रम मत रखना, भ्रम मत पालना। महरी चोखा का है कथन, तो दूषित काया है, इसकी बात करी गई है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से मतलब कि निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता ईश्वर की कृपा से, मतलब कि गद्यांश में ईश्वर आया, आप ये मत मारना कि ईश्वर ही सही हो जाएगा, नहीं, ईश्वर की कृपा से नहीं। जो मानवीय शुद्धता जो आती है ना, वो विचार से आती है और विश्वास से आती है। यहाँ पर यही सबसे उपयुक्त आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया नहीं गया, इतना शॉर्टकट आपका दे दिया गया ना, इसलिए। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक या पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना। जैसे 6th एनसीईआरटी की किताब है, उसमें क्या समझाने के बाद किया गया है, पृथ्वी हमारा घर यानी कि हमारे आवास के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। अपने क्षेत्र राज्य का अध्ययन करना पॉलिटी के अंतर्गत, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना इतिहास में बताया गया है। तो तीनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, इसलिए थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं 84, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके शिक्षक किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? तो सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्षा का वितरण तो बिल्कुल भी नहीं दर्शा सकता है, परिक्रमण दर्शा सकता है। परिक्रमण का मतलब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? जैसे 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 क्या है दोस्तों, ये रहा सूर्य, समझ लो आप लोग इस प्रकार से, सूर्य रहा और ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी चारों ओर से चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है, पृथ्वी है चक्कर लगाती रहती है, ये परिक्रमण है। तो ग्लोब, ग्लोब आप लोग समझ लो पृथ्वी है, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत, जब ग्लोब पे आप लोग यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर प्रकाश स्रोत बीच में रख लो, सूर्य को मान लो प्रकाश स्रोत, तो इसके माध्यम से आप परिक्रमण को समझा सकते हो, बिल्कुल समझा सकते हो, ठीक है ना। दिन रात किस कारण से होते हैं? घूर्णन गति के कारण से होते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये भी आप समझा सकते हो। मौसम परिवर्तन कैसे होता है? परिक्रमण गति के कारण से ही मौसम परिवर्तन होता है। जब आपने परिक्रमण समझा दिया तो आप मौसम को भी समझा सकते हो, सही हो जाएगा। लेकिन वर्षा को नहीं समझा सकते हो, इसलिए डी गलत होगा। डी हटा लो, बचेगा ABC, जो कि राइट जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका संबंध जोड़ना चाहोगे? तो आपने इतिहास पढ़ा होगा ना, इतिहास, जैसे इतिहास आप पढ़ते हो उसमें लोहा टॉपिक आ गया, तो ये लोहा वैसे तो हम लोग भूगोल में ही पढ़ते हैं, खनिज संसाधन में लोहे को पढ़ते हैं, उद्योग में भी लोहे को पढ़ते हैं, ऊर्जा संसाधन में लोहे को नहीं पढ़ते हैं। हमारे पृथ्वी के अंदर लोहे को पढ़ सकते हैं,
क्या होगा इसका राइट जवाब दोस्तों? तो वो ए बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी तो आपके पहले में है, दूसरे में सी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई सबसे उपयुक्त राइट आंसर इस क्वेश्चन का? हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो सी। तो मैंने ऊर्जा संसाधन हट जाएगा, क्योंकि ऊर्जा में आपके नवीकरण आते हैं स्रोत और अनवीकरण आते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि ठीक है ना, ऊर्जा तो पृथ्वी के अंदर लोहा भी पाया जाता है, खनिज भी पाया जाता है, उद्योग में भी लोहा लोहा आएगा, खनिज संसाधन में भी लोहा आएगा। तो ए बी डी इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त जवाब हो जाएगा। अगर लोहे का संबंध जोड़ना है तो इन टॉपिक से हम लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला देखो, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार को बच्चों को समझाना है। वन का प्रकार, तो जाओ किसी क्षेत्र में बच्चों को घुमा दो वनों में। क्या होगा राइट आंसर? विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण करना, मतलब कि बच्चों को आपको समझाना है वनों के प्रकार। क्या विद्यालय के आसपास सभी प्रकार के वन होते हैं? क्या आप बच्चों को सभी प्रकार से वन बता सकते हो? तो विद्यालय में आपके एक ही प्रकार के होंगे, तो ये बात ज़्यादा साबित नहीं होती है। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। हाँ, डॉक्यूमेंट्री वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चों को आप लोग फिल्म वगैरह दिखाओगे ना वन पर आधारित या वनों के प्रकार पे, तो बच्चे समझ पाएंगे। तो थर्ड वाला यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। थर्ड वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही है। उसके बाद अगला है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। देखो, अगर भूकंप पर आपको चर्चा करनी है, बच्चों को समझाना है व्यवहारिक कौशल जो उनके जीवन में काम आ सके, वही होता है व्यवहारिक कौशल। तो भूकंप कब काम आएगा बच्चों के? भूकंप के प्रकार उनके जीवन में काम आ जाए। तो जीवन में काम क्या आएगा? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से कैसे बचना चाहिए, ये बच्चों के जीवन में भी काम आ सकता है। जैसे ही कभी भूकंप आए तो बच्चे इससे बच सकें, ठीक है ना, वही है व्यवहारिक कौशल। अगला, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 90 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो ये मछली पकड़ने के अधिकार से मतलब हुए थे ना। दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता, यही सही हो जाएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय लोकतंत्र के बारे में कौन सा गलत है? गलत, तो गलत वाला आपको बताना है दोस्तों। गलत तो आपका ये दिया गया ना, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं हुआ था, 1951 से 52 के बीच में हुआ था। सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त थे उस दौरान, यही गलत है। और बाकी सभी आपके यहाँ पर ये सही है और फोर्थ वाला गलत है। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से जारी रखना, है ना, और बढ़िया तरीके से मोटिवेट होते रहना। तरह तरह की जो नई नई चीज़ें हैं, एसएसटी में नोट्स आपने ले लिए होंगे, उनको दिन में 2 से 3 बार रिवाइज करते रहो, बस आपका काम हो जाएगा। नोट्स आप लोग ले लेना, नंबर मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करा ही दिया है।